जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालें। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग तीन प्रतिरोध मान लीजिए कि यह क्या है। तीन प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। और तीनों का जो ढक्कन लगा हुआ है उधर से हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका पहला सिरा है और इधर क्या है, इसका सेकंड सिरा है। अब इसको देखिए कि क्या होता है। मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से, ठीक है, ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से कनेक्टेड हो तो इसी को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। और आगे भी अगर कोई तीसरा चौथा पंचमा आएगा तो यही नियम उसके लिए भी लागू हो। तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन है प्रतिरोधों का, ऐसा कोई इस प्रकार से जुड़ा होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। तो चलिए देखते हैं इसको। तो कहता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और इसके समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकाले। तो कहता है कि प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, ठीक है। अब कहता है और यही क्रम सभी प्रतिरोधों के लिए लागू हो। अब जितना भी प्रतिरोध आएगा, 4 5 जो भी, यही सीरीज में जुड़ा हो तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन समझ गए होंगे। अब कहता है कि इसका व्यंजक निकालिए। तो व्यंजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका एक फिगर दिख रहा होगा और इस फिगर के इस हिसाब से हम क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध लेकर इस फिगर के हिसाब से चित्रानुसार हम उसको क्या करेंगे, पहले अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा। पहला प्रतिरोध का नाम क्या है, R1 R2 और तीसरा क्या है, R3 है। यहाँ पे उसमें बैटरी लगा हुआ है और उसमें से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I। अब इस धारा का क्या होगा कि सब में से क्या होगा, I धारा ही प्रवाहित होगा। क्यों, क्योंकि इसके दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। तो इसी रास्ता से होकर क्या आएगा, फिर यहाँ से सर्किट को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसके पास एक ही रास्ता है। तो इस लिहाज से क्या होगा कि तीनों प्रतिरोध में एक समान धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो कुछ इसी तरह का आपका क्या होगा, आपको अरेंजमेंट करना होगा प्रतिरोधों का। और यही श्रेणी क्रम का क्या है, इसी तरह से अरेंजमेंट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले प्रतिरोध का क्या है, बिंदु ए है और पहले प्रतिरोध का बिंदु दूसरा सिरा बिंदु बी है। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या है, बी है और दूसरा सिरा क्या है, सी है। और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या है, सी है और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा क्या है, डी है। और सब क्या है, देख रहे हैं, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि इसके समतुल्य प्रतिरोध कहने का अर्थ हुआ कि तीनों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लिया है तीनों कि इसके वैल्यू, इसके मान के बराबर हो। तो उसका व्यंजक क्या होगा इसमें, अब उसको जो लेकर आएंगे उसका रिलेशन कैसे होगा, उसी को क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। तो उसका व्यंजक में क्या रिलेशन है उसको हम पता करते हैं। तो ये अरेंजमेंट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से हम समझ लेते हैं कि तीन प्रतिरोध है, R1 R2 और R3, ठीक है। और सबका सिरा आपको दे रखा है और उसमें से एक समान धारा क्या हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। अब जो ये अरेंजमेंट है इसी को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको पूर्व की भांति इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं। तो कहता है कि मान लिया कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तथा इन सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा I प्रवाहित होती है। सब में क्या हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। साथ ही माना कि बिंदु A B C तथा D पर के विभव क्रमशः VA VB VC तथा या एवं VD है। बिंदु A पर का विभव कितना है, VA है। बिंदु B पर विभव कितना है, VB है। बिंदु C पे विभव कितना है, VC है। और बिंदु D पे विभव कितना है, तो VD है। क्लियर है, VD है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम ओम के नियम से क्या जानते हैं कि ओम का नियम बताता है कि V = IR, मतलब विभवांतर जो होता है IR के क्या होता है, बराबर होता है।
तो हम लिख सकते हैं कि ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर। अब विभवांतर हम निकालते हैं। अब क्या करते हैं कि V इज इक्वल टू आई मतलब विभवांतर बराबर क्या हो गया आई इंटू रेजिस्टेंस। तो अब कहता है कि पहले प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा। तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर मतलब एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट वहाँ है, इसके लिए तो यहाँ पे विभव VA है और यहाँ पे विभव VB है। और विभवांतर क्या होता है, तो दोनों विभव के बीच का अंतर, तो अंतर क्या होगा, तो VA माइनस VB, यही तो क्या होगा विभवांतर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि देखिए विभवांतर बराबर क्या हो गया आई आर, तो हम R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, इसका विभवांतर तो यही ना होगा VA माइनस VB। और इससे कितना करंट पास करेगा, तो I, और I इंटू आर होता है, तो I इसमें करंट तो सेम ही है तो I ही जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है, तो R1 है, तो R1 हो जाएगा। मतलब विभवांतर इज इक्वल टू आई आर, VA माइनस VB इज इक्वल टू आई R1। और इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिए। अब हम इसी तरह प्रतिरोध सेकंड के लिए हम विभवांतर निकालते हैं। तो इसका विभवांतर क्या होगा, R2 के लिए विभवांतर, तो VB माइनस VC, VB माइनस VC इज इक्वल टू, इसमें भी करंट कितना होगा I ही जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 R2, तो हो जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू आई R2। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब क्या कहता है कि इसी तरह हम प्रतिरोध RC के लिए हम निकालते हैं। तो R3 सॉरी RC नहीं R3 प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर कितना होगा, VC माइनस VD इज इक्वल टू, करंट तो इसमें भी ये I ही जाएगा, तो I इंटू R3। और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। तो हमारा इस तरह से आप देख रहे हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 मिल गया। अब ये आया कहाँ से, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि V इज इक्वल टू आई आर, V मतलब विभवांतर, I मतलब करंट और प्रतिरोध। और यहाँ पे भी क्या है, ये विभवांतर है, ये क्या है करंट है, यह क्या है प्रतिरोध है। और तीनों का हम क्या कर लिए, ओम के नियम से तीनों का समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि डाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा, पहले तो हम इसका अरेंजमेंट देख लिए कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है बैटरी से जुड़ा हुआ है और करंट इसमें बह रहा है। जो इसमें इस अरेंजमेंट में जो हो रहा था उसको हमने क्या किया, लैंग्वेज में लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ओम का नियम लागू करके 3 समीकरण प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, ये तीनों समीकरण को जोड़िएगा तो आप देखिएगा ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। फिर ये क्या है, माइनस में ही प्लस में है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह से तीनों को जोड़ने पे हमें क्या रिजल्ट आएगा, VA माइनस VD, ये तो बचेगा VA माइनस VD इज इक्वल टू, तीनों के जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही तो आएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि VA माइनस VD इज इक्वल टू क्या होगा कि I इंटू, तीनों में क्या है I कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले तीनों में से I को हम बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास क्या बच होगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको करना है कि मान लीजिए कि अभी तीनों के जगह पे एक ऐसा प्रतिरोध के लेके आना है कि इन तीनों के हटा के सिंगल अकेला जितना इसका मान होगा तीनों के मिलाकर उसके जगह पे वो अकेले काम करे, उतना प्रतिरोध जनरेट करे। तो इन तीनों को हटाकर उसके जगह पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल प्रतिरोध को लेकर आएंगे और जिसका नाम क्या होगा, R होगा। तो वही अब कहता है कि अब यदि R1, R2 एवं R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, मतलब इन तीनों का जो एक साथ जो प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध R है, इन तीनों के बराबर जो एक बाहर से हम लाएंगे प्रतिरोध, उसका मान कितना होगा, R होगा। इस तीनों के हटा के इस तीनों के जगह पे हम इसको क्या कर लेंगे, R नामक प्रतिरोध को क्या करेंगे, रखते हैं। तो हमारा इस तरह का किराना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम रख दिए यहाँ पे
तीनों के हटा दिया R1 R2 R3 को, और यहाँ पे हम क्या कर दिए R नामक एक समतुल्य प्रतिरोध को यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे पॉइंट A रह गया, यहाँ पे पॉइंट D रह गया। बाकी जो भी व्यवस्था इसमें था वही व्यवस्था इसमें भी रह गया। तो इसमें क्या हो गया, करंट तो I का I ही रह गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रह गया। ठीक है। अब करता है कि जिस तरह से हम यहाँ पे तीनों को निकाले थे, क्या ओम का नियम लगाए थे, फिर यहाँ पे भी हम ओम के नियम लगाएंगे। मतलब कि क्या करेंगे, इसका विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर निकलता कैसे है, तो आई आर को गुना करके। तो आर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ पे वी ए होगा, और यहाँ पे क्या होगा, विभव वी डी होगा। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, आई। करंट तो इसमें आई अभी भी जाएगा, और इसका प्रतिरोध कितना है, आर। तो इसको लिख सकते हैं आई आर। मतलब हो गया वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई आर। और इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 5। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि समीकरण 4 और 5 को देखिएगा। 4 5 को देखने पे हमें क्या मिलता है कि इसका LHS जो है, इसके LHS से क्या है, इक्वल है। जब LHS दोनों समीकरण का इक्वल है तो RHS इक्वल क्यों नहीं होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, या 5 को कंपेयर करने से। तो हम लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आई देखिएगा इधर भी है और इधर भी है, तो एक दूसरे का क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो आपको ये बच जाएगा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपका क्या हो गया, जब हम इसके इक्वल तीनों को हटाएं, मतलब कि इस तीनों प्रतिरोध को हटाए और उसको लेकर आए, तो उसका मान कितना होगा, तो तीनों प्रतिरोध को जोड़ दीजिएगा, उतना ही उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यही समतुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्यंजक है। तो इसको हम अब भाषा में क्या देखते हैं कि स्पष्ट है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, कैसा समूहन, श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध, उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा प्रतिरोधों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। सब प्रतिरोध, अगर आप समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, जितना भी प्रतिरोध दे दिया उस सारे प्रतिरोध को क्या कर दीजिएगा, सीधा जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्या है, एक नोट है प्यारा सा, उस नोट को हम देख लेते हैं। तो कहता है कि श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ये क्या कहता है कि ये तो क्या है, आर क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान किस समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में जितना भी प्रतिरोध है उस प्रत्येक प्रतिरोध से अकेला अकेला बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। लेकिन जब तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो कहता है। या दूसरा शब्दों में क्या कहेगा कि ये जो है सब अलग अलग इस सब से क्या होगा, ये समतुल्य प्रतिरोध से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। तो यही क्या बोलता है कि श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो बस, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये नोट भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने अभी क्या देखा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है और इसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।